नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबको याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल की तरफ से अपने कैट्स वॉरियर सिस्टम और कैट्स हंटर सिस्टम के साथ एक हाई अल्टीट्यूड सैटेलाइट सिस्टम के बारे में भी जिक्र किया गया था, जो कि एक सोलर पावर सैटेलाइट होने वाली थी। और ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम या कैट्स वॉरियर सिस्टम के लिए एक मेजर सिस्टम होने वाला है, क्योंकि मेनली वो सभी अनमेन्ड सिस्टम होने वाले हैं और इनको ऑपरेट करने में सैटेलाइट्स का एक मेजर रोल होने वाला है। इसी वजह से एचएएल की तरफ से अब एक हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जो कि हमारी मेजर सैटेलाइट्स और इन सिस्टम के बीच एक ब्रिज की तरह काम करने वाली है। ये मेनली सोलर पावर सैटेलाइट होने वाला है, जिसका वजन लगभग 500 केजी के आसपास होगा। लेकिन जो नॉर्मल सैटेलाइट्स होते हैं उनको स्पेस में रहकर ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि इसको ग्राउंड लेवल से लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई में ऑपरेट किया जाएगा। और जो नॉर्मल सैटेलाइट्स होते हैं उनको एक ही बार लॉन्च करने के बाद वापस धरती पर ये नहीं आते हैं और अपनी लाइफ टाइम खत्म होने तक ये पूरी सर्विस देते रहते हैं। लेकिन एचएएल की स्यूडो सैटेलाइट की बात करें तो इसको एक बार लॉन्च करने के बाद ये कुछ महीनों तक आराम से लगभग धरती से 70,000 की फीट की ऊंचाई में रहकर ऑपरेट करने वाला है, जिसके बाद ये वापस लैंड करने वाला है और उसके बाद हम इसको दोबारा जब चाहे उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब ये मेनली किसी भी डीप स्ट्राइक मिशन में हमको मदद करने वाला और इतनी ऊंचाई में रहने की वजह से ये दुश्मन की पोजीशन के बारे में हमको काफी अच्छे तरीके से डाटा प्रोवाइड कर सकता है। अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी से इसकी डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए अप्रूवल मिलने वाली है और एचएएल की तरफ से अभी बेंगलुरु की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर इसको डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है और मे बी इसी महीने के अंदर इसके लिए फंड को भी सैंक्शन कर दिया जाएगा। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75i को लेके। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत की तरफ से प्रोजेक्ट 75i के लिए अप्रूवल दिया गया था और इसके लिए लगभग 43,000 करोड़ सैंक्शन किए गए थे। अभी इसके अंदर 5 फॉरेन शिपयार्ड और 2 इंडियन शिपयार्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से जिस भी फॉरेन शिपयार्ड को सिलेक्ट किया जाएगा उसे इन दोनों इंडियन कंपनी के साथ मिलकर इन सबमरीन को आगे चल के मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अब हालांकि पहले इसके लिए एक ही इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन अभी जैसे कि हमको जल्दी से जल्दी सबमरीन की जरूरत पड़ रही है, तो इसको देखते हुए इसमें 2 इंडियन शिपयार्ड को सिलेक्ट करने का प्लान किया गया था। और जिस तरीके से अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके 3 जीआरएससी के द्वारा और 4 मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही अभी प्रोजेक्ट 75i को भी 2 इंडियन शिपयार्ड, एल&टी शिपयार्ड और मझगांव डॉक लिमिटेड के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया गया है। अब इसको करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके होने वाली है, क्योंकि टेंडर के मुताबिक जिस भी फॉरेन शिपयार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा उसको किसी इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप करना पड़ेगा और उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इन सबमरीन को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर 2 इंडियन शिपयार्ड को इसमें नॉमिनेट किया जाता है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कुछ इशू आने की उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन ये भारत के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि अभी हमारे मैक्सिमम सबमरीन जो है वो 25 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और कुछ तो अभी 30 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और अभी अगर डील फाइनल भी होता है तो इस कैटेगरी की पहली सबमरीन हमको डिलीवर होने में कम से कम 8 साल लगने वाले हैं और उसके बाद 12 से 15 महीनों के बीच में हमको एक सबमरीन को डिलीवर किया जा सकेगा। अब ऐसे में अगर हम सभी सबमरीन को एक ही शिपयार्ड को बनाने के लिए देंगे तो ये सारे सबमरीन हमको बनाकर डिलीवर करने में लगभग 18 से 20 साल लग जाएंगे। तो इसी वजह से अभी 2 शिपयार्ड को सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि इनकी 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन को अभी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से सबमरीन को जल्दी से मैन्युफैक्चर करके हमको डिलीवर किया जा सकेगा। अभी जुलाई के अंदर इसकी एक आरएफई को इशू होने की उम्मीद किया जा रहा है और उम्मीद है कि मझगांव डॉक लिमिटेड और एल&टी के द्वारा कितने कितने सबमरीन बनाए जाने वाले हैं ये भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अगला अपडेट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके। एएनआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से गुरुवार को डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 499 करोड़ के आसपास बताई गई है। इसके अंदर अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश मिसाइल को खरीदने की बात की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा डाउट है कि जो आकाश सिस्टम की बात की गई है ये कंप्लीट नए सिस्टम होने वाला है या वर्तमान की जो एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनके लिए सिर्फ मिसाइल को खरीदने की बात की जा रही है। अब इस डील की कीमत 500 करोड़ से नीचे की है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मिसाइल कोई खरीदा जा रहा होगा।
आकाश हमारा एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। वैसे इसके और भी कई सारे नए वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें से आकाश एनजी की रेंज 80 किलोमीटर तक होने वाली है और अभी इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे तरफ से क्लियरेंस दिया जा चुका है। मेनली अभी आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम की मार्क 1 वेरिएंट की मास प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे अभी आर्मी और एयरफोर्स हमारी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी जो ऑर्डर को प्लेस किया गया है, अगर इसमें मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया होगा तो मेरे हिसाब से 250 से लेके 330 के आसपास मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया होगा, क्योंकि आकाश मिसाइल के जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बताई जाती है। तो उस हिसाब से इसके अंदर 250 से लेके 300 के आसपास मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया होगा। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और चाइना की एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्वाड को फॉर्म किया गया है और अभी इसमें और भी कई देश शामिल होना चाहते हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके से देश भी शामिल हैं। अभी तक वो क्वाड नेशन के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करने के अलावा आगे चल के इंडो पैसिफिक में भी शामिल होने की बात सामने आई थी और इसके बारे में कुछ ही दिन पहले ही कुछ रिपोर्ट सामने आए थे। और चाइना की बात करें तो चाइना को शुरुआत से ही क्वाड को लेके प्रॉब्लम थे, जिस वजह से वो शुरू से इसको लेके अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देते आ रहे। लेकिन अभी चाइना की तरफ से सीधे तौर पर क्वाड को काउंटर करने के लिए अपनी खुद की क्वाड को फॉर्म करने का प्लान किया जा रहा है। इसको चाइना की तरफ से अफ्रीका क्वाड का नाम दिया जा रहा है और इसमें चाइना की तरफ से फ्रांस और जर्मनी को शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। हाल ही में एक ऑनलाइन समिट के दौरान चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट्स को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है और इसमें चाइना का कहना है कि वो भी अफ्रीकन नेशंस को डेवलप करना चाहते हैं, जिस वजह से जो भी इसमें चाइना का साथ देना चाहे तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हालांकि अभी तक इसमें फ्रांस या जर्मनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया, लेकिन चाइना के मुताबिक फ्रांस और जर्मनी की तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के प्रपोजल का स्वागत किया गया है। अब फ्रांस का भारत के अगेंस्ट में जाके कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच अभी काफ़ी अच्छे रिलेशन है और मे बी इसी वजह से चाइना भी फ्रांस को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि अफ्रीका में चाइना की पकड़ थोड़ी मजबूत है अभी और इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस के कई सारे बेस मौजूद है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को काउंटर करने के लिए वो अभी अपने तरफ फ्रांस को करने की कोशिश कर रहा है। जो कि संभव होगा या नहीं ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा, क्योंकि अभी इसमें फ्रांस या जर्मनी के शामिल होने को लेकर काफी डाउट है। पर अगर इसमें ये दो शामिल नहीं भी होते हैं तो आगे चल के चाइना किसी और देश के साथ गठबंधन करके चाइनीज क्वाड को तैयार करने की कोशिश कर सकता है, जो कि इंडो पैसिफिक में ओरिजिनल क्वाड को काउंटर करने वाला है। अगला अपडेट पिछले हफ्ते जम्मू एयरवेज में किए गए ड्रोन स्ट्राइक को लेके है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हमारे ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक को किया गया था, जिसमें हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हमको नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये ड्रोन अपने निशाने पर बम गिराने में कामयाब हो जाते तो हमको करोड़ों का नुकसान हो सकता था। इसी वजह से अभी एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है और साथ ही जो ड्रोन स्ट्राइक किया गया था उसके ऊपर भी छानबीन किया जा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस हादसे के पीछे किस किस का हाथ है ये ऑफिशियली पाकिस्तान की कोई भी सुअर प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि इसके पीछे लश्कर तोयबा सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री का हाथ है। मैं यहाँ पर लश्कर की जगह पर कुछ और कहना चाहता था जो कि नहीं कह सकता हूँ, आप अपने तरफ से समझ जाइए। वैसे अभी पता चला है कि इन ड्रोन्स में जो आईडी का इस्तेमाल किया गया था या इन ड्रोन्स की तरफ से जो आईडी गिराए गए थे वो कोई नॉर्मल ग्रेड के आईडी नहीं थे और डैमेज असेसमेंट से लगता है कि मिलिट्री ग्रेड के आईडी थे। अब एक बार को इनको भी सुअर हासिल कर सकते हैं, लेकिन ड्रोन से इनको ड्रॉप करने के बाद ब्लास्ट करने के लिए जो फ्यूज का इस्तेमाल किया गया होगा वो के नॉर्मल फ्यूज नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक में भी वो प्रेशर फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बनाया जाता है। अब इससे साफ होता है कि जो आईडी था उसको भी पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से बनाया गया होगा, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान काम नहीं है और ये सुअरों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है। अब हालांकि उस साइड में बच्चों को बी फॉर बॉल की जगह पर बी फॉर बम बनाना सिखाया जाता होगा, पर फिर भी ये जो आईडी अटैक किया गया था इनको पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से बनाए जाने की सबसे ज्यादा डाउट किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो कि आगे चल के सिचुएशन को थोड़ा और गर्म कर सकता है। अगला अपडेट लेजर वेपन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि लेजर वेपन सिस्टम को अभी एक फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम माना जाता है और अब यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया और भारत भी ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तक भारत, चाइना या फिर यूएस की तरफ से जिन लेजर सिस्टम को डेवलप किया गया है
इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो कि बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट के साथ ही एंगेज हो पाते हैं। लेकिन रशिया की तरफ से अब एक ऐसी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप किया गया है जो कि रशियन क्लेम के मुताबिक दुश्मन की स्पेसक्राफ्ट को भी मार के गिरा सकता है। ये एक न्यूक्लियर पावर सिस्टम है जो कि एक लेजर वेपन सिस्टम को पावर करती है और ये लेजर बीम के आकार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स को छोड़ती है जो कि स्पेस में मौजूद दुश्मन की स्पेसक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी 2018 में और 2019 के बीच कुछ रिपोर्ट सामने आए थे, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी पब्लिक नहीं किया गया था। रशियन मीडिया के मुताबिक इस वेपन सिस्टम का नाम ज्यूस है और इसे रशिया 2010 से डेवलप कर रहा था, जो कि 2024 तक कंप्लीट होने वाली है। इसे रशिया नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि दुश्मन की एयरक्राफ्ट्स को भी मार के गिरा सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसे स्पेस तक का नाम दिया गया है और इसे वेपन के अलावा एक प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे मेनली रशिया की तरफ से डिस्टेंस प्लैनेट में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को भी फॉर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी पहले मिशन को रशिया 2030 में कंडक्ट करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।